नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कॉरपोरेट का कर्ज माफ हो गया लेकिन हमारे किसानों का नहीं। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि तृणमूल कांग्रेस ने आचार संहिता उल्लंघन के लिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ निर्वाचन आयोग को दी शिकायत। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्व IPS अधिकारी ने मेरठ मथुरा में हुई योगी की स्पीच को बताया आचार संहिता का उल्लंघन और आयोग में की शिकायत। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस ने मेरे विकास का 2 हिसाब कैंपेन कर दिया शुरू। मोदी सरकार से 10 साल के विकास का हिसाब मांगा है। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव से पहले अग्निवीर योजना को लेकर बैकफुट पर सरकार। रक्षा मंत्री बोले हम योजना में बदलाव के लिए हैं तैयार। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बदलाव की हवा बह चुकी है, चुनाव का शंखनाद हो चुका है और 2024 में मोहब्बत की होगी जीत और नफरत की होगी हार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कॉरपोरेट का कर्ज माफ हो गया लेकिन हमारे किसानों का नहीं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर जमकर हमला बोल रही हैं। कांग्रेस, सपा, RJD समेत सभी दल मौजूदा सरकार पर बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों की आय जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर केंद्र सरकार से पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी के पास रोजगार के लिए कोई योजना भी थी। आज ही सरकार का जवाब आया कि नहीं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 न सिर्फ रोजगार पर मोदी सरकार की भीषण नाकामी का दस्तावेज है, बल्कि कांग्रेस की रोजगार नीति पर मुहर भी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं। या तो उनके पास नौकरी है ही नहीं, या वो बहुत ही कम मेहनताने पर बुरी दशा में काम करने को मजबूर हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि रिपोर्ट कहती है कि 65% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है। हमारी गारंटी है हम 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे। रिपोर्ट कहती है कि स्किल गैप है, हम पहली नौकरी पक्की से फ्रेशर्स को स्किल्ड वर्क फोर्स बनाएंगे। और रिपोर्ट कहती है कि नए रोजगारों का सृजन करना होगा। हमारी युवा रोशनी की गारंटी स्टार्टअप्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मदद लेकर आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों ने बीजेपी को घेरा है और प्रियंका गांधी ने कई सारे सवाल दाग दिए हैं और उसमें कहा है कि आखिरकार हर परीक्षा का पेपर लीक क्यों होता है। इसी के साथ सवाल ये भी दागा कि देश में 30 लाख सरकारी पद खाली क्यों है, सालाना 2 करोड़ नौकरियां कहां गई, 43% युवा बेरोजगार क्यों हैं, मेरे विकास का हिसाब दो। इसी के साथ यहाँ पर सवाल खड़ा किया गया कि कॉरपोरेट का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हो गया लेकिन हमारे किसान कर्ज से आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी कब होगी, किसानों को MSP कब मिलेगा, देश के पदों और संसाधनों में हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब सवर्णों की उचित भागीदारी क्यों नहीं है, महंगाई आज चरम पर क्यों है, घर चलाना मुश्किल क्यों है, आम लोग अपना परिवार क्यों नहीं चला पा रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले अपराधियों को संरक्षण देना कब बंद होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि एक के बाद एक कई सारे सवाल भाजपा पर कांग्रेस द्वारा दागे गए हैं और कहा गया है कि मेरे विकास का हिसाब दो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तृणमूल कांग्रेस ने आचार संहिता उल्लंघन के लिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ निर्वाचन आयोग को दे दी है शिकायत। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की कृष्णानगर उम्मीदवार अमृता रॉय के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने मोदी और राय के बीच बुधवार को टेलीफोन पर हुई बात का जिक्र किया, जिसके दौरान प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों का उल्लेख किया है कि पश्चिम बंगाल में गरीबों से कथित तौर पर लूटे गए और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त किए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपए जनता को वापस किए जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि यह लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने का एक प्रयास है। आयोग को लिखे पत्र में तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री का बयान मतदाताओं को आर्थिक लाभ के जरिए अनुचित तरीके से प्रभावित करने का एक प्रयास था। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने रॉय पर प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान सांप्रदायिक टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया और पत्र में रॉय की टिप्पणियों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें उनके शाही परिवार को गद्दार करार दिए जाने और महाराजा कृष्णचंद्र रॉय के सनातन धर्म के संरक्षण के संबंध ऐतिहासिक जुड़ाव का जिक्र था। तृणमूल ने रॉय की टिप्पणियों को आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व IPS
आईपीएस अधिकारी ने मेरठ मथुरा में हुई योगी की स्पीच को बताया आचार संहिता का उल्लंघन और आयोग में कर दी शिकायत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने चुनाव आयोग से योगी के भाषण में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर का कहना है कि सीएम के भाषणों में धार्मिक तनावों को बढ़ाने वाली टिप्पणियां की गई हैं। सीएम योगी ने मथुरा मेरठ में दिए गए भाषण में राम मंदिर का जिक्र कर जो टिप्पणी की है वो समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने वाली है और ये टिप्पणियां धर्म के नाम पर वोट हासिल करने की ओर इशारा करती है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। अमिताभ ठाकुर ने इस मामले में विधिक कार्यवाही की मांग भी की है। बता दें कि मेरठ मथुरा में 27 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया था। सीएम पहले मथुरा फिर मेरठ उसके बाद गाजियाबाद गए थे और यहाँ सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कृष्ण प्रभु श्री राम मंदिर का जिक्र करके अपने संबोधन में इसका जिक्र किया और योगी ने कहा था कि 500 साल बाद रघुवीरा ने अवध में होली खेलते हुए साक्षात दर्शन दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि धर्म पर नाम पर वोट मांगने के प्रयास का आरोप लगा दिया है इसी पर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने मेरे विकास का 2 हिसाब कैंपेन शुरू किया। मोदी सरकार से 10 साल के सवाल का हिसाब मांग लिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने मेरे विकास का 2 हिसाब की शुरुआत करते हुए कैंपेन चलाते हुए केंद्र की मोदी सरकार से 10 साल के विकास का हिसाब मांग लिया है। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रशासन एवं संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए मेरे विकास का 2 हिसाब कैंपेन लॉन्च कर पूरे चुनाव को फिर से जनता के मुद्दे की ओर मोड़ते हुए भाजपा की केंद्र व राज्य सरकारों से विकास का हिसाब मांगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले अग्निवीर योजना को लेकर बैकफुट पर सरकार। रक्षा मंत्री बोले हम योजना में बदलाव को तैयार। जी हां दोस्तों, देश भर में भारी विरोध के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार ने 2022 में विवादास्पद अग्निवीर योजना लागू कर दिया था। हालांकि चुनाव से पहले अब सरकार बैकफुट पर आ गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि सेना को युवाओं की जरूरत है। मुझे लगता है युवा उत्साह से भरा होता है, वो टेक लवर होते हैं और हमने इस बात का उचित ध्यान रखा कि उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। जरूरत पड़ी तो हम बदलाव भी करेंगे। बता दें कि अग्निवीर स्कीम लागू होते ही विवादों में आ गई थी और इस स्कीम में सिर्फ 4 साल की सर्विस को विपक्ष ने युवाओं के साथ धोखा बताया था और कांग्रेस ने अपने चुनावी कैंपेन में अग्निवीर स्कीम को मुख्य मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी लगातार इस योजना को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ग्वालियर में अग्निवीर भर्ती से जुड़े युवाओं और पूर्व सैनिकों से मुलाकात भी की थी। कांग्रेस ने सरकार आने पर इस योजना को निरस्त करने की भी घोषणा की है। बहरहाल राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है और ट्वीट किया कि देश के रक्षा मंत्री ने बशर्त कहा है कि वो अग्निवीर योजना में सुधार व बदलाव करने के लिए तैयार हैं। इससे पता चलता है कि मोदी सरकार द्वारा लाखों देशभक्त युवाओं पर थोपी अग्निवीर योजना अब काम की नहीं रही है। खड़गे ने आगे लिखा कि पहले तो मोदी सरकार ने हमारे लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया, अब चुनाव के चलते अग्निवीर योजना में खामियों को मानने की बात की है। उन्हें हमारे देशभक्त युवाओं से पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने वादा किया है कि हमारी सरकार अग्निवीर योजना को बंद कर देगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात से बड़ी खबर, बीजेपी पर भड़का क्षत्रिय समुदाय, रूपाला की माफ़ी खारिज, कहा राजकोट सीट से उम्मीदवार बदले पार्टी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में क्षत्रिय समुदाय ने देशी रियासतों के पूर्व शासकों पर टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है। साथ ही समुदाय ने चेतावनी दी है कि अगर बीजेपी राजकोट संसदीय सीट से उम्मीदवार रूपाला को नहीं हटाती है तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। क्षत्रिय समुदाय को राजपूत भी कहा जाता है और समुदाय के प्रमुख नेताओं ने अहमदाबाद में बैठक की और राज्य भर में रूपाला का पुतला जलाने का फैसला किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने रूपाला के खिलाफ प्रदर्शन के तहत आने वाले दिनों में राजकोट में समुदाय की एक बड़ी सभा आयोजित करने का भी फैसला किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान में भाजपा की हैट्रिक रोकने के लिए कांग्रेस की तैयारी, जनसभा को संबोधित कर सकती हैं सोनिया गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस द्वारा राजस्थान में भाजपा को हैट्रिक बनाने से रोकने के लिए हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को राजस्थान में चुनाव प्रचार में उतारने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को चुनावी सभाएं करवाने के लिए हाईकमान को एक प्रस्ताव भेजा है। संभवतः सोनिया गांधी 6 अप्रैल को राजस्थान में सभा को संबोधित कर सकती हैं। जयपुर के अलावा उनका अन्य 1 या 2 सीटों पर भी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभाएं और रोड शो करवाने का भी प्रस्ताव
हाईकमान को भेजा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इलेक्शन कमीशन जल्द दे दखल, टीएमसी ने हेमंत सोरेन और केजरीवाल का नाम लेकर मांगी मदद। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर हमलावर रुख अपना रखा है और तृणमूल नेताओं ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। टीएमसी नेता अपनी चिंताओं को उठाने के लिए सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों से मिलेंगे। वो दोस्तों ईसीआई के मुख्यालय के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पंजा ने कहा है कि जिस तरह से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव की घोषणा से पहले गिरफ्तार किया गया वो ठीक नहीं है, उसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तार किया गया। ये सब दिखाता है कि एजेंसियां नियंत्रण में हैं। और शशि पंजा ने कहा कि ईडी, सीबीआई और एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियां विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही हैं। उन्हें विपक्ष के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने अपनी चिंताओं को उठाने के लिए चुनाव आयोग से समय मांगा था और हमें सोमवार के लिए समय दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले दौसा में इस बार सूद समेत हिसाब करेंगे। बीजेपी के 400 पार नारे पर दिया अपना जवाब। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दौसा से लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा के समर्थन में सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का मन बन चुका है कि इस बार दौसा से कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी। पायलट ने कहा कि पिछले 15 साल से जो सांसद रहे उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं किया। पिछले 3 चुनाव का दौसा में इस बार सूद समेत हिसाब करेंगे। वहीं भाजपा के 400 पार के सवाल पर पायलट ने कहा कि पूर्व में भाजपाइयों ने कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। उनके ये नारे फेल हुए तो 400 पार का नारा भी फेल होगा। पायलट ने कहा कि पिछले 2 बार राजस्थान में 25 के 25 सांसद भाजपा के जीते, लेकिन इस बार जनता का मन बदल चुका है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अहंकार और घमंड की राजनीति का आक्रमण हो रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया और संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है, पारदर्शिता खत्म की जा रही है और इसके विरोध में जनता इस बार वोट डालेगी और मुझे उम्मीद है कि इस बार केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि 7 रुपये बढ़ेगी मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी तो राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, क्या कीजिएगा आप इतनी बड़ी धनराशि का। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 28 मार्च को 2024-25 के लिए संशोधित मनरेगा मजदूरी की अधिसूचना को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कटाक्ष किया और उन्होंने दावा किया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सभी राज्यों में दैनिक मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन की जाएगी, जो मौजूदा दर से काफ़ी अधिक होगी। राहुल गांधी का यह बयान केंद्र द्वारा कथित तौर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना NKMG नरेगा के तहत संशोधित मजदूरी दर की अधिसूचना जारी होने के बाद आया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव में राहुल गांधी ने युवा रोशनी पर लगाया सियासी दाव, बेरोजगारों को दे रहे हैं ये बड़ी गारंटी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव में युवाओं पर खास फोकस किया और भाई बहन की जोड़ी ने युवा रोशनी पर सियासी दाव लगा दिया है। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी युवाओं की समस्या एवं उसके निदान को लेकर काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि भारत के कुल वर्कफोर्स में जितने बेरोजगार हैं उनमें 83% युवा हैं। कांग्रेस पार्टी के पास युवाओं को रोजगार देने की ठोस योजना है। हम पहली नौकरी पक्की से फ्रेशर्स को स्किल्ड वर्कफोर्स बनाएंगे और नए रोजगारों का सृजन करना होगा। हमारी युवा रोशनी की गारंटी स्टार्टअप्स के लिए 5000 करोड़ रुपए की मदद लेकर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को एक्स पर लिखा कि मेरे विकास का हिसाब दो। देश के कुल बेरोजगारों में 83% युवा क्यों हैं? हर साल 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? देश में 30 लाख सरकारी पद खाली क्यों हैं? हर परीक्षा का पेपर लीक क्यों होता है? प्रियंका गांधी ने 27 मार्च को अपनी एक अन्य पोस्ट में लिखा कि भारत के कुल वर्कफोर्स में जितने बेरोजगार हैं उनमें 83% युवा हैं। कुल बेरोजगारों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी साल 2000 में 35.2% थी। 2022 में यह 65.7% यानी लगभग दोगुनी हो गई। बतौर प्रियंका गांधी दूसरी ओर प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि सरकार बेरोजगारी की समस्या हल नहीं कर सकती है। यही भाजपा सरकार की सच्चाई है और आज देश का हर युवा समझ चुका है कि भाजपा रोजगार नहीं दे सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुख्तार अंसारी की मौत
मौत पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता का कोई हक नहीं। जी हाँ दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मुख्तार अंसारी की मौत पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार सुबह सोशल साइट एक्स पर योगी सरकार पर कई आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। वहीं सपा नेता प्रोफेसर राम गोपाल ने भी योगी सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा है कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर हालातों में से किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। अखिलेश यादव ने बताया कि उन्होंने लिखा कि थाने में बंद रहने के दौरान, जेल के अंदर आपसी झगड़े में, जेल के अंदर बीमार होने पर, न्यायालय ले जाते समय, अस्पताल ले जाते समय, अस्पताल में इलाज के दौरान, झूठी मुठभेड़ दिखाकर, झूठी आत्महत्या दिखाकर, किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर, ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होती है और होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह गैर कानूनी है और उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता से के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और ये यूपी के कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा बयान दिया है अखिलेश यादव ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड में भाजपा को बड़ा झटका, 5 बार सांसद रह चुके सीनियर नेता कांग्रेस में हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। 5 बार सांसद रह चुके पार्टी के एक सीनियर नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। गुरुवार को राम टहल चौधरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। भाजपा के टिकट से राम टहल चौधरी रांची लोकसभा सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। साल 2019 के चुनाव में भाजपा ने उनका टिकट काटकर संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया था और इसके बाद वो भाजपा से अलग हो गए थे। गुरुवार को वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है लेकिन बीजेपी के डॉक्टरों को परवाह नहीं, पी चिदम्बरम ने कसा बेहद तीखा तंज। जी हाँ दोस्तों, पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है और आरोप लगाया कि भाजपा के तथाकथित डॉक्टरों को कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने गुरुवार को सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 2023-24 में अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई में 31% की गिरावट का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा खुद को प्रमाण पत्र देती है, अच्छा प्रमाण पत्र विदेशी और भारतीय निवेशकों से आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्याज दरें ऊंची है, वास्तविक मजदूरी स्थिर है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है और घरेलू खपत गिरी है। ये गंभीर संकट में फंसी अर्थव्यवस्था के निश्चित संकेत हैं, लेकिन भाजपा के तथाकथित डॉक्टरों ना तो समझते हैं और ना ही परवाह करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी जी 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आपके शासन में लोकतंत्र का नाश हो रहा है। खड़गे ने किया पीएम मोदी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कथित तौर पर न्यायपालिका को कमजोर करने वाला एक विशिष्ट हित समूह के खिलाफ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी गई चिट्ठी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर किए गए हमले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करने और एक के बाद एक संस्थाओं को धमकाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप न्यायपालिका के बारे में बात कर रहे हैं। आप ये बेहद आसानी से भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन 4 वरिष्ठ जजों ने एक अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके मीडिया में खुलकर लोकतंत्र के विनाश के खिलाफ चेतावनी दिया था और ये आपके शासन में ही हुआ था। उन्होंने देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के राज्यसभा में जाने को लेकर हमला करते हुए कहा कि एक न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, तो फिर बताइए कौन प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहता है। आप भूल गए हैं कि आपकी पार्टी ने वर्तमान लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट के एक पूर्व जज को मैदान में उतारा है। आखिर उन्हें ये उम्मीदवारी क्यों दी गई है? दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी ने किया है टैक्स टेररिज्म, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इनकम टैक्स नोटिस पर बोली कांग्रेस और उठाए कई सवाल। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश और अजय माकन ने एक साथ मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है और कांग्रेस को अपंग करने की कोशिश हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए जयराम रमेश ने कहा है कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड
बॉन्ड के जरिए 8150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। उसके लिए 4 रास्ते अपनाए हैं। पैसा दो, धंधा लो, धमकी देकर पैसा एकत्रित करो और सेल कंपनियों के जरिए पैसा हासिल करो। बीजेपी ने किया है टैक्स टेररिज्म। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के आरोप भाजपा पर कांग्रेस ने लगाए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि स्मृति ईरानी को अपने मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए। अलका लांबा ने बीजेपी से पूछे सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें अपने विभाग का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए। पार्टी की महिला इकाई की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पिछले दिनों ईरानी से कई सवाल किए थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने इनका विस्तृत जवाब नहीं दिया। अलका लांबा ने संवाददाताओं से कहा कि हमें उम्मीद थी कि देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी एक प्रेस वार्ता करके अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी। स्मृति ईरानी इससे बचती रही, लेकिन अब हमने उनकी जवाबदेही तय करने की ठानी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में सीट बंटवारे के ऐलान के बीच पूर्णिया पर पप्पू यादव का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस की जीत का दावा किया और उन्होंने लिखा कि सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसी बीच महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर भी सहमति बन गई है। कांग्रेस, आरजेडी और वामदल के बीच सीट शेयरिंग हुई है। आरजेडी कार्यालय से सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक घोषणा की गई है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के अनुसार 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। इसमें गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जामुल, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण समेत कई सारी सीटें शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।